श्री राधा रमन विशदे। तो आईबीएस का पेपर का रिव्यू मैं आज डाल रही हूँ बिकॉज कल पेपर एक तो बहुत लेट आया, फिर मैंने सोचा कि अब बेटर है आप लोग भी थोड़ा रेस्ट करो, आज ही डालते हैं। सो देखो, पेपर जो है वो काफ़ी लेंदी है। दिस इज फॉर श्योर आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी आई होगी पेपर अटेम्प्ट करने में। 100% बहुत कम ही लोगों का अटेम्प्ट हो पाया होगा बिकॉज इट वॉज एक्चुअली डिफिकल्ट। और मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से लेंदी थे। हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना था, तो उसके कारण पेपर और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो इट वॉज अ डिफिकल्ट पेपर अकॉर्डिंग टू मी। अब किसको कैसा लगा आई डोंट नो। डिफिकल्ट प्लस लेंदी बोल सकते हो, मेनली बिकॉज ऑफ द लेंथ। इट इट वॉज अबव एवरेज। लोगों को डिफिकल्टी आई होगी इसको अटेम्प्ट करने में। अब हम एमसीक्यू सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। देखो, कुछ कुछ एमसीक्यूज आईसीआई ने थोड़ी एम्बिगिटी छोड़ रखी है, मुझे कुछ कुछ एमसीक्यूज में दिक्कतें भी लगी। ठीक है, सो हम डिस्कस करते हैं क्या क्या कैसा कैसा रहा। फर्स्ट एमसीक्यू इज रिलेटेड टू ऑडिट। The question says कि what in your opinion is the liability of CAG in relation to non-compliance of environmental regulations notice received by the company from government department. Environmental regulations से related notice आया कंपनी के पास, इसमें CAG जो आपका CFO है कंपनी का, उसकी क्या liability बनती है। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, कि उसको क्या करना है। बेसिकली ये बात उसको इन्फॉर्म करनी चाहिए थी टीसीडब्ल्यूजी को, जो उसने नहीं करी। और दूसरी बात है, डॉक्यूमेंटेशन तो रखना ही रहेगा। सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट ओवर हियर। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी ही करेक्ट होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को बी भी ठीक लग रहा हो, बट मेरे अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे सीएफओ की लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए उसकी। सिर्फ वो टीसीडब्ल्यूजी तक इन्फॉर्म करने की उसकी लाइबिलिटी बनती थी और डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Then 1.2, what is your opinion on the payment of 25 lakhs made to Mr. B? So अगर आप देखोगे 25 lakhs वाला जो ये है यहाँ पर, कि बेसिकली आप लोगो यूज कर रहे हो मिस्टर बी का, जो करेंटली क्या है डीएसएल कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी। तो क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी है तो कारों में रिपोर्टिंग जाएगी, प्लस जो रजिस्टर बनता है ये जो भी आपके रिलेटेड पार्टी वगैरह ट्रांजैक्शन रहते हैं, उस रजिस्टर में भी इसकी एंट्री होनी चाहिए थी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। यहाँ पे एक तरीके से हम देखें ऑडिट प्लस लॉ दोनों का मिक्सचर करके ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन बी शुड भी करेक्ट कि पेमेंट को आप रजिस्टर में भी आप रिकॉर्ड करोगे और कारों में स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। उसके बाद वेदर डीएसएल विल बी एबल टू इम्पोर्ट चिप्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड फुलफिल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन arising on account of advance authorization by selling the goods to नोएडा टेक्नोलॉजी सेल्स। ठीक है, सो देखो एडवांस ऑथराइजेशन में आप करना चाह रहे हो यहाँ पे बेसिकली, तो उसमें आपका क्या होता है कि चाहे फिजिकल एक्सपोर्ट हो चाहे डीम्ड एक्सपोर्ट हो, दोनों काउंट हो जाते हैं। तो सेल्स को भी किया है तो काउंट तो हो जाएगा। और कितना अलाउड रहता है बेसिकली आपको 300% ऑफ द फिजिकल एक्सपोर्ट्स, या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट्स विद एफओआर वैल्यू ले लोगे और फिजिकल एक्सपोर्ट्स विद एफओबी वैल्यू पे 300% और 1 करोड़ विचएवर इज हायर रूल लगता है। तो हायर में एटलीस्ट 1 करोड़ तो यहाँ पे बैठता ही है ना। और हमारा जो ट्रांजैक्शन था वो 95 लाख का है, तो आराम से आप यहाँ पे कर सकते हो। और जो ये गुड्स का सप्लाई है ये भी कंसिडर हो जाएगा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की फुलफिलमेंट के लिए जो आपने सेल्स को किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन डी में बोल दिया कि सेल्स वाले को आप कंसिडर नहीं कर सकते एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की फुलफिलमेंट। सी यहाँ पे करेक्ट है। ये जो बाद वाली लाइन है इसलिए डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है डू यू अग्री विद द स्टैंड ऑफ मैनेजमेंट फॉर नॉट अमेंडिंग द इंटरिम एफएस ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन जीएसटी आउटपुट। सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि पहले जीएसटी सितंबर तक की फाइनेंशियल्स बनाने की बात हुई है, इंटरिम एफएस। उसके बाद क्या हुआ कि
जो सितंबर तक हमने सेल्स वगैरह करी वहाँ पे हमने 12% की जीएसटी रेट चार्ज कर रखी थी। आफ्टर दैट, आफ्टर 30 सितंबर नोटिस रिसीव होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस ट्रांजैक्शन पे 18% की आपकी लाइबिलिटी बनती है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि इस ट्रांजैक्शन पे 18% ही लगना चाहिए ताकि पूरी एम्बिगिटी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर दो केस बन सकते हैं, ठीक है, जो दो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। देखो ए और बी जो है ये तो पक्का इनकरेक्ट सोल्यूशन है। बी और सी में थोड़ा सा डाउट हो सकता है। मैं सी इसका आंसर बता रही हूँ कि एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए, और इसको आप बेसिकली एडजस्ट करोगे इन द इंटरम एफएस। ठीक है, इंटरम एफएस में एडजस्टमेंट तो होगा। अब ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है। ठीक है, तो एक व्यू ये हो सकता है कि आप बेसिकली ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, कुछ लोग ये कह सकते हैं बिकॉज सिर्फ सेल हुई थी, नोटिस बाद में आया है, गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन बाद में आया है, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, कंडीशन ही बाद में राइज हुई है। बट अदरवाइज देखा जाए तो प्रोडक्ट की सेल क्योंकि आपकी पहले हो चुकी थी, ठीक है, जो रेलिवेंट प्रोडक्ट है जिसके रिगार्डिंग 12% और 18% का डाउनग्रेड हुआ, उसकी सेल 30 सितंबर से पहले ही हो चुकी थी। सो कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी, उसका एविडेंस आपको बाद में मिल गया है। इसलिए ये मेरा मेजर व्यू ये है कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, एडजस्टिंग इवेंट ही इसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, which of the issues raised by tax auditor requires reporting in form 3CD? So आप देखोगे इसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे हम जाते हैं। ये टैक्स ऑडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ देखो पहला बोल रखा है कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट 80 लाख की ग्रुप कंपनी से अकाउंट में ही चेक से लिया है, तो 69 एसएस पर केस बन रहा है, तो बिल्कुल टैक्स ऑडिट में इसकी रिपोर्टिंग जाती है ना, क्लॉज 31 में। हाँ, आप इसको रिपोर्ट करोगे, चाहे अकाउंट पे भी है तो आपको बताना होता है कि अकाउंट पे ही है, किस मोड से किया है, तो रिपोर्टिंग तो होगी। दूसरा है कि आपने प्रोविजन बनाया 18 लाख का, और इसको आपने पीएनएल में डेबिट भी कर रखा है, ठीक है, बट अभी तक कुछ फाइनलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो नॉर्मल आप किसी भी चीज़ का प्रोविजन बना लेते हो, इनकम टैक्स में उसका अलाउंस नहीं मिलता, सेक्शन 37 में आपको इसका अलाउंस नहीं मिलेगा, तो आपको इसकी भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि जो आपने डेबिट कर दिया, बट एक्चुअली में जो लॉ के बेसिस पे डेबिट नहीं होना चाहिए था, एक्सपेंस अलाउ नहीं होना चाहिए, तो इसकी रिपोर्टिंग भी होती है। उसके बाद सी से कि कंपनी ने 60,000 का रिडक्शन क्लेम कर लिया टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन अक्रूवल बेसिस, बट ये जो 60,000 का पेमेंट किया गया है वो कैश में हुआ है ऑन अ सिंगल डे। सो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, वायलेशन कर दिया 48(3) का। सो बिल्कुल इसकी रिपोर्टिंग भी जाएगी। और डी सेल्स की आपने क्या किया था कुछ टाइम पहले, 3 साल पहले प्लॉट के सेल से रिलेटेड आपने एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया विद XYZ लिमिटेड, नेगोशिएट किया, उन्होंने आपको 20 लाख एडवांस भी दे दिए। अभी तक वो 20 लाख एडवांस का कुछ नहीं हुआ है, वो आउटस्टैंडिंग अभी तक 3 साल से आपकी बुक्स में स्टैंडिंग है। अब वो टाइम बार भी हो चुका है, 3 साल का पीरियड में टाइम बार हो जाता है कोई भी, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? देखो, एक होता है क्रेडिटर्स राइट बैक का क्लॉज अंडर टैक्स ऑडिट, पर उसमें रिपोर्टिंग पता है कब जाती है? उसमें रिपोर्टिंग तब जाती है जब बेसिकली आपने क्रेडिटर्स एक्चुअली में राइट बैक किए वो अपने अकाउंट्स में, तब उसकी रिपोर्टिंग आप वहाँ पे करते हो। अगर मियरली टाइम बार हो जाता है कोई क्रेडिटर, तो डायरेक्टली वो आपकी पीएनएल की इनकम नहीं बन जाता है, उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है, तो ये रिपोर्टिंग यहाँ पे अलाउेबल नहीं है, ये रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए थी। सो ए बी सी तो करेक्ट रिपोर्टिंग है, डी इज नॉट अ करेक्ट रिपोर्टिंग अंडर टैक्स ऑडिट। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। वैसे वीडियो मैं दिन में ही डालने वाली थी, थोड़ा और पहले 1-2 घंटे पहले ही आ जाता, मैं दिन में ही लेके बैठी वैसे भी, बट मैंने सोचा कि हम लाइव कर लेंगे, बट फिर इसलिए मैं लाइव करने के लिए मैं सोचा था इवनिंग में लाइव अगर करेंगे तो बेटर रहेगा, थोड़ा स्टूडेंट ज़्यादा गैदर हो पाएंगे, बट लाइव में फिर कुछ इशू आया तो फिर मैंने सोचा अब रिकॉर्डिंग डे ही डालने का ऑप्शन बचा है, तो फिर रिकॉर्डेड डाला। ठीक है, केस स्टडी 2 देखते हैं, वरना मैं चाह रही थी आज इस बार लाइव ही कर लें, बट एनीवेज और इसीलिए डिले हुआ। ठीक है, 2.1 है, क्वेश्चन सेज कि whether SKL correctly entered in sale transaction with KAL if total turnover of SKL during the year is 610 crores। देखो ये जो ट्रांजैक्शन एक बार हम देख लेते हैं कहाँ दे रखा है।
ये बता रहा है कि एसकेएल जो है ना वो आपकी होली ऑन सब्सिडरी है किसकी, केएल कंपनी की, और इनके अकाउंट्स आप कंसोलिडेट वगैरह भी करते हो। अब बात क्या आ रही है कि इनसे आपने ये 62 करोड़ की परचेज का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया है और इस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कोई अप्रूवल नहीं ली गई बाय दी एसकेएल कंपनी, और ये ट्रांजैक्शन हुआ भी अदर देन मार्केट प्राइस पे होता चलो कोई दिक्कत नहीं, बट मार्केट प्राइस पे नहीं हुआ है। बट हुआ क्या कि एसकेएल ने तो कोई अप्रूवल नहीं लिया, लेकिन जो केएल है होल्डिंग कंपनी है उसने अपने शेयर होल्डर्स से जनरल मीटिंग में ओआर पास करवा दिया इसके रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये ट्रांजैक्शन सही तरीके से हुआ है। एक 10% वाली लिमिट भी हम जनरली चेक करते हैं, तो अदरवाइज हमें अप्रूवल लेना है। देखो एसकेएल को यहाँ पे अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये होली ओन्ड सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी के बीच का ट्रांजैक्शन, तो इसके लिए स्पेसिफिक एग्जेम्पशन मिलती है। एंड इस एग्जेम्पशन के थ्रू क्या होता है, अगर जो होल्डिंग कंपनी है वो ओआर पास करवा लेती है तो फिर जो होली ओन्ड सब्सिडी है उसको अलग से कुछ अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है कि इस ट्रांजैक्शन पे कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ट्रांजैक्शन होली ओन सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी के बीच में हुआ है और उनके अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर हो रही है और होल्डिंग कंपनी ने यहाँ पे अप्रूवल ले लिया है। उसके बाद भी है 2.2 विच सेज कि हमें 92 से 92F के प्रोविजंस को टेस्ट करना है और असेसिंग ऑफिसर का एक्शन सही था या नहीं ये बताना है। ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो नॉवेल्टी आईएनसी है और ये रोबोटिक आर्म्स किसके हैं, केएल के। सो इसकी केएल की जो मैन्युफैक्चरिंग है रोबोटिक आर्म्स की वो होली डिपेंडेंट है किसकी टेक्नोलॉजी की, पर नॉवेल्टी आईएनसी। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गए, एई हो गए। फिर उन्होंने आगे कहा कि जो नॉवेल्टी आईएनसी है वो होल्डिंग कंपनी है टी मीडिया की एंड एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर टी मीडिया। सो हमने ये बताना है कि क्या जो ये टी मीडिया और कल के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, केएल के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, इस पर भी क्या ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लगेंगे। सो नहीं, इस पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस नहीं लगेंगे क्योंकि इनका आपस में कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है, एक बार अच्छे से गो थ्रू करना एसोसिएटेड एंटरप्राइज की डेफिनेशन, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज नहीं होते। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि नोवेल्टी आईएनसी और केएल आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, लेकिन कल और टी मीडिया एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है, इसलिए इनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगना चाहिए था, इसलिए एओ का एक्शन भी इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट है, हाउ विल यू कैटेगराइज द यूज ऑफ एआई पावर्ड रोबोटिक आर्म्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ देयर कस्टमर्स। अब अगर आप ये देखोगे रोबोटिक आर्म्स वाला पैरा यहाँ पर दे रखा है कि एआई पावर्ड रोबोटिक आर्म्स बना रही है कल, जिससे ये सारी चीज़ें जो पहले लेबर्स करते थे वो अब रिप्लेस होके ये रोबोट परफॉर्म करेगा। फिर उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, रिड्यूस होगी इनएफिशिएंसी और जो ओवरऑल कॉस्ट है कंपनीज की जिनके पास खुद के फार्म्स और खुद की मैन्युफैक्चरिंग है वो इम्प्रूव होने वाली। ठीक है, सो स्टार्टिंग में आपको देखिए ऑटोमेशन लगेगा, बट मेरा ये व्यू है कि इससे अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोसेस में हेल्प मिलने वाली है। सो इट कुड बी ट्रीटेड एज एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सो मेरा व्यू है कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, बट इसमें ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है कि ये ऑटोमेशन ट्रीट कर ले आईसीआई। सो सी और डी इनमें से दोनों में से एक करेक्ट होगा। आई एम गोइंग विद एडवांस मैन्युफैक्चरिंग विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट होने को कुछ भी हो सकता है। और इन्होंने मेनली कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से पूछा है, जो अल्टीमेटली कल के कस्टमर्स होने वाले हैं, केएल के कस्टमर्स होने वाले हैं। सो वो इन्होंने खुद ने बताया कि वो कंपनीज होने वाली जिनके खुद के फार्म्स हैं, जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो उससे और थोड़ा हिंट मिलता है कि ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा हिंट कर रहे हैं। सो आई फील द आंसर शुड बी डी। Then 2.4, which of the BRSR disclosure made by the company violated principle of promoting inclusive growth and equitable development promotion, BRSR.
देखो यहाँ पे दे रखा है लिया रेसर वाला पॉइंट, इंक्लूसिव ग्रोथ और इक्विटेबल डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल 8 होता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि कंपनी के एफर्ट्स रिगार्डिंग कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप्स, लोकल एम्प्लॉयमेंट, सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स और डिस्क्लोजर जो दिया D1, उन्होंने कहा कि इन्होंने इंटरनेशनल आर्टिसंस के साथ कोलैबोरेट किया। हम तो लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो और आप इंटरनेशनल लोगों को काम देने पे प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है। सो ये यहाँ पर मिसमैच क्रिएट हो रहा है। बाकी आप पॉइंट्स देखोगे कि आप गवर्नमेंट एफर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हो, आप रिन्यूएबल एनर्जी वाली चीज़ों पर पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मूव ऑन कर रहे हो, ये सब इक्विटेबल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करे, बट ये इंटरनेशनल आर्टिसंस वाली बात बिल्कुल ही ऑफ द पेज आ रही है। सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट ओवर हियर, D1. Then whether invoice raised by ABC Securities Limited is proper and whether it is eligible to take ITC. देखो यहाँ पे हुआ क्या, स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विसेज थी। एक तो देखो ये क्वेश्चन में उन्होंने गलती कर रखी है, उन्होंने कहा XYZ लिमिटेड ने चूज किया है ABC सिक्योरिटी लिमिटेड, ये KAL होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बात क्या आती है कि स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है आपका, लोकेशन ऑफ रेसिडेंट। लोकेशन ऑफ रेसिडेंट क्या होगी, KL की लोकेशन विच इज मुंबई, स्टार्टिंग में दे रखा है केस स्टडी में। अब आइडियली ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया कि प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या हो गया, मुंबई, और सप्लायर की लोकेशन क्या है, बेंगलोर की, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। यहाँ पे IGST लगना चाहिए था, बट ये जो ABC सिक्योरिटीज लिमिटेड है उन्होंने क्या किया, बेंगलोर को प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट करके इस पे C और SGST चार्ज कर दिया ऑफ बेंगलोर ऑब्वियसली। सो यहाँ पर इनकरेक्टली इनवॉइस रेज हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका मुंबई होना चाहिए था, और ITC लेने की जो बात है आपने ऑलरेडी 180 का ITC ले लिया विच इज रॉन्ग। सो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है आपका C कि मुंबई प्लेस सप्लाई है, इनवॉइस इनकरेक्टली रेज हुआ है और एलिजिबल नहीं थे आप ITC लेने के लिए। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा एम्बिगिटी कि आप ITC की एलिजिबिलिटी किस केस में पूछ रहे हो, जब रिवाइज इनवॉइस रेज हो जाएगा उसके बाद जो IGST बनता है, मतलब जो करेक्ट ट्रांजैक्शन है IGST वाला, उसके केस में अगर हम बात करें ITC की तो वो तो एलिजिबल, बट जितना मैं समझ पा रही हूँ क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव जो यहाँ पे होना चाहिए पूछने का वो ये होना चाहिए कि जो अभी एट प्रेजेंट C और SGST चार्ज हुआ है वो करेक्ट था या नहीं, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट निकलता है, A इसलिए यहाँ पे करेक्ट नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में आई थिंक और क्लैरिटी हो सकती थी, बट प्राइमा फेसी C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनता। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 3, हाँ, it is about product differentiation and industry market size factor and operating income of Airtel. As it is similar सा क्वेश्चन आपको SM में देखने को मिल जाएगा, कॉस्टिंग का SM में इलास्ट्रेशन दे रखा है। देखो कॉस्टिंग इलास्ट्रेशन ये 7th चैप्टर में है, सॉरी मॉड्यूल 1 चैप्टर नंबर 7 में सिमिलर से आपको मिल जाएगा, जहाँ पर ये डिफरेंशिएशन और ग्रोथ के बेसिस पर आपको निकालना था। तो अगर आपने एक बार थोड़ा सा भी पेजेस टर्न करके इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करी होगी तो आपको मिल जाएगा। It was 7 chapter, 8 seconds. ठीक है, यहाँ पे है, हाँ, इलस्ट्रेशन जो 1 है इसी में सेम कॉन्सेप्ट टेस्टेड है। जैसे अगर देखोगे इंडस्ट्री मार्केट साइज फैक्टर के कारण कितना इफेक्ट आया वो कैलकुलेटेड है, और ये बस फिगर्स चेंज होगी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला इफेक्ट भी कैलकुलेट, तो इसी तरीके से कैलकुलेट करना था। तो अगर मैं करंट केस में आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ इसको, सो देखो जो डिफरेंशिएशन वाला होता है वो कैसे निकलता है कि आप रेवेन्यू और कॉस्ट प्राइस रिकवरी वाले आपको एड ऑन करते हो, साथ ही साथ आप क्या करते हो,
जो आपका ग्रोथ वाला इफेक्ट आया ना, ग्रोथ कॉम्पोनेंट है रेवेन्यू प्लस कॉस्ट का नेट, देखो 6,800 फेवरेबल और 6,500 एडवर्स, तो 300 आपका फेवरेबल बचा। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन और कितना इज रिलेटेड टू मार्केट ग्रोथ, कि मार्केट का साइज इंक्रीज हो गया उसके कारण। सो अगर आप देखोगे कि 44 लाख पिछले साल था और अभी 48 लाख हो गए, तो टोटल 4 लाख का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हमें पता करना है कि कितना तो मार्केट बड़ा है, मार्केट में ग्रोथ हुआ है उसके कारण हुआ, कितना हमारा प्रोडक्ट अलग था उसके कारण हुआ। तो उन्होंने कहा 4% की जो ग्रोथ है वो तो अट्रीब्यूटेबल है मार्केट को, मार्केट के कारण, मार्केट का साइज ही बड़ा है, ठीक है। तो 44 लाख का 4% दैट इज 2.24 लाख, 44 लाख का 4% वुड बी 1.76 लाख होगा आई थिंक, हाँ 1.76 लाख। ये तो अट्रीब्यूटेबल हो गया मार्केट ग्रोथ या मार्केट साइज को, और जो बाकी बचा 2.24 लाख वो अट्रीब्यूटेबल है हमारे प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन से, तो वो हम निकालेंगे। ये जो टोटल 300 का चेंज आया है इसमें से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का इतना है, टोटल जो चेंज हुआ है वो 4 लाख का हुआ है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से अट्रीब्यूटेबल कितना हो जाएगा 168 फेवरेबल, ठीक है। सो इन सब का टोटल कितना आ गया 418। सो 418 हो गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। दूसरा इन्होंने पूछा इंडस्ट्री मार्केट साइज फैक्टर, तो इंडस्ट्री मार्केट साइज फैक्टर वाला कैसे निकलेगा कि टोटल 300 था उसमें से 168 किसका हो गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, तो बाकी बचा 132 किसका हो जाएगा मार्केट साइज वाला। या दूसरी तरीके से इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि 300 फेवरेबल है मल्टीप्लाई बाय 1.76 लाख रिलेटेड टू मार्केट ग्रोथ डिवाइडेड बाय टोटल 4 लाख, इस तरीके से भी निकालते तो 132 ही आएगा, ठीक है। आइदर भी आप इसको निकाल सकते थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है which of the following statements regarding disclosure requirements in the Ind AS 24 are incorrect? तो पहला स्टेटमेंट है कि मिस्टर रमन जो कि आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इस पर इंफॉर्मेशन उनको 2.4 लाख की सेटिंग फीस पे हुई है। ये कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर रमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो केएमपी नहीं होंगे ना बाबा ना, इंड AS 24 के अकॉर्डिंग चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सभी आपके केएमपी होते हैं और उनसे रिलेटेड आपको रेम्युनरेशन डिस्क्लोज करना ही होता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट ही पूछा है। उसके बाद मिस्टर पूर्वा एक प्रॉपर्टी है जो ओन कर रहा है, कौन कंपनी ओन कर रही है और उसको यूज कौन कर रही है मिस्टर पूर्वा जो बेसिकली डायरेक्टर है एज फार एज आई रिमेंबर। मिस्टर पूर्वा सीईओ है केएमपी अगेन। सो इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एनुअल एप्रिसिएशन है बिल्कुल आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में। फिर एक और चीज कही कि इसकी रेंटल वैल्यू भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ऐसा कोई डिस्क्लोजर मुझे तो इंड AS 24 का याद नहीं कि आपको उसकी पर्टिकुलर मार्केट रेंटल वैल्यू भी डिस्क्लोज करनी पड़े, तो दिस इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। एंड एक इन्होंने कहा इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि मिस्टर हरीश क्या है डायरेक्टर है इस कंपनी के और ये एक फर्म में क्या है पार्टनर भी है, और ये जो फर्म है ये बेसिकली लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है किसको AFL को जिसमें ये डायरेक्टर है। तो क्या इस ट्रांजैक्शन का भी डिस्क्लोजर जाना चाहिए इस पर इंड AS 24? माय व्यू इज इसका डिस्क्लोजर जाना चाहिए कंसीडरिंग कि जो पार्टनर है उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। तो अगर आपको याद हो रिलेटेड पार्टी में एक एंट्री होती है विच सेज कि एक एंटिटी में तो आप क्या हो KMP हो और दूसरी एंटिटी में आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि क्योंकि मैं एक फर्म में पार्टनर हूँ वहाँ पे मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो एटलीस्ट होगा ही, चाहे कंट्रोल हो चाहे ना हो। सो ये दोनों क्या होना चाहिए, ये आपस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अकाउंट होना चाहिए। और इन्होंने देखो बोल भी रखा है कि इन्फ्लुएंस नहीं है पर इन्फ्लुएंस पर्टिकुलर सर्विसेज के रिगार्डिंग नहीं है, हम जो इन्फ्लुएंस देते हैं वो एंटिटी में देखते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोविजन में आपका इन्फ्लुएंस नहीं था बट अदरवाइज आपका एज एन एंटिटी में उसमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए था। तो मैं मानती हूँ ये रिलेटेड पार्टी ट्रीट होना चाहिए था, तो इसका डिस्क्लोजर जाना चाहिए बट इट कुड बी आइदर वे, है ना। सो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है यहाँ पे। सेकेंडली इन्होंने कहा कि एनुअल एप्रिसिएशन डिस्क्लोज मत करो क्योंकि ये कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए ये इनकरेक्ट होना चाहिए। फिर ये डिस्क्लोज नहीं करना मार्केट रेंटल वैल्यू, ये सही है।
पर ये जो है ये थोड़ा सा एम्बिगिटी वाला पॉइंट हो सकता है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं होगा। सो इसमें इनकरेक्ट की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ऑप्शन डी होना चाहिए, बट इसका ऑप्शन सी भी यहाँ पर बन सकता है। सो आइदर कुड बी करेक्ट डिपेंडिंग कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आप अज्यूम कर रहे हो या नहीं, बाकी डिपेंड करता है आईसीआईएस में क्या कंसिडर करके क्या असम्पशन लेके इसको सॉल्व करते हैं। फिर थर्ड, विच ऑफ द सबमिशंस मेड बाय मिस्टर शशि आर करेक्ट। मिस्टर शशि के देखो सबमिशन है, पहला है कि अकाउंटिंग पॉलिसी पीपी की पीपी को डी रिकॉग्नाइज तब किया जाता है जब वो डिस्पोज ऑफ हो जाए या फिर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड नाउ ऑफ फर्दर, बिल्कुल। दूसरा, प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल इज रिकॉग्नाइज इन पीएनएल, बिल्कुल सही बात है। फिर डी अगर आप देखोगे कैलकुलेशन कैसे करते हो कि जितना भी नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स है और कैरिंग अमाउंट का जो डिफरेंस है वो आपका गेन और लॉस होता है रिकॉग्निशन पर, ये भी सही है। बट जो ये आईएफसी वाला पॉइंट है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतना ये नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर हम देख सकते हैं, हम इसको अगर आईएफसी का प्रॉपर टेस्टिंग बोले तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग दिख रही है, जैसे एफएआर वगैरह का वेरिफिकेशन है ना, प्लस आप फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, एफएआर रजिस्टर्स वगैरह को चेकआउट करोगे, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने इंस्पेक्शन कंफर्मेशन और वाउचिंग की बात करी। सो आई फील सबसे जो वीक है दिस पॉइंट सीम्स, बाकी सारे करेक्ट हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए कि आपकी जो पॉइंट्स हैं ए बी और डी ये करेक्ट हैं, सी यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट बनना चाहिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एज रिगार्ड्स कंप्लायंस ऑफ फेमा, रेमिटेंस ऑफ कमीशन। देखो एक तो इसमें ऑप्शन में पहली गलती तो ये कि कमीशन का अमाउंट जो बता रखा है वही गलत बता, यहाँ पे 5400 का अमाउंट होना चाहिए था, बिकॉज आप अगर देखोगे इट सेज एनुअल लीज पेमेंट कितना है $18,000 का, 5 साल का है ये टोटल, और 6% आपका कमीशन है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो 5400। बट ठीक है उसको इग्नोर कर देते हैं, इन्होंने एक जीरो का कुछ गलती कर दी है यहाँ पे, 54,000 भी अगर हम इसको ट्रीट करते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कमीशन के रिगार्डिंग जो एक पॉइंट होता है जिसमें 25,000 और 5% वाली हम लिमिट चेक करते हैं, दैट अप्लाइज ऑन कि अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी की सेल परचेज से रिलेटेड, यहाँ पर लीज का एग्रीमेंट है, ठीक है, विच इज अ करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पर कोई आपको ट्रायल परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो 25,000 वाले इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। Then 3.5 which of the following statements are correct as per FTP in relation to AFL। इसमें तो क्वेश्चन में गलती लगी मुझे, समझाती हूँ क्यों। देखो सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि स्टेटस होल्डर में कौन सी स्टार इनके ऊपर अप्लाई होता है। सब देखोगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर 24-25 का 7 मिलियन है, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का 2 मिलियन, 3 मिलियन और 4 मिलियन आपका है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो अगर आपको याद हो स्टेटस होल्डर्स में हम कैसे देखते हैं 3, 15, 50, 200, 800 ये वाला क्राइटेरिया हमारा चलता है, राइट। अब अगर आप देखोगे ये 1 स्टार स्टेटस होल्डर होना चाहिए, ठीक है। क्यों? और 1 स्टार होने में भी थोड़ा सा मुझे अभी गड़बड़ी दिख रही है, विच इज कि इनका एक ईयर में ये 2 मिलियन वाले में भी दिक्कत है, ठीक है। 3 मिलियन होना चाहिए यूएसडी एटलीस्ट, क्योंकि हम करंट ईयर प्लस प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर साथ में देखते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म भी करवा देती हूँ इन केस इसको डाउट हो रहा हूँ। देखो एफटीपी में हम चलते हैं, कस्टम्स एफटीपी
तो देखो थ्रेशोल्ड इन यूएसडी मिलियन होता है 3 मिलियन तक होना चाहिए, और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन द करंट एंड प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, तीनों ईयर्स का हम और देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक ईयर का 2 मिलियन ही इन्होंने दे रखा है, जबकि एटलीस्ट 3 मिलियन होना चाहिए था, बट इन्होंने फिर भी इसको एटलीस्ट 1 स्टार की तरह ट्रीट किया है, ठीक है। तो मान लो ये 1 स्टार होना चाहिए। इसके बाद भी क्वेश्चन में आगे अगर हम देखेंगे तो आपको दिक्कत देखने को मिलेगी 1 स्टार में। अब क्वेश्चन देखो बोल क्या रहा है कि हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, ठीक है। पहला कह रहा है कि एक्सपोर्ट वेयरहाउस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो एक्सपोर्ट वेयरहाउस तो वो लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिनका 2 और मोर देन 2 स्टार जिनके पास होते हैं, ठीक है। तो ये 1 स्टार वाले को तो कहीं से भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं, तो सेल्फ सर्टिफाई अलाउड होता है 3 स्टार्स और मोर के केस में, वो भी अलाउड नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप मेंटोरिंग और ट्रेनिंग कर सकते हो, तो वो भी 2 स्टार्स और मोर के लिए अवेलेबल होता है, तो ये भी गलत है। फिर आप इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, आपको ये हर स्टेटस होल्डर चाहे 1 स्टार चाहे 2 स्टार कोई भी सबको मिल जाता है, तो ये वाला अगर 1 स्टार ट्रीट किया जाए तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। अब इन्होंने पूछा करेक्ट क्या है, तो 4th करेक्ट है, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई थिंक इनको पूछना चाहिए था यहाँ पे इनकरेक्ट कौन कौन से हैं। अगर इन्होंने पूछा होता है इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, तो 1st, 2nd, 3rd इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन में गड़बड़ी है, और प्लीज इन सबका आप लोग मेल कर देना एक बार आईसीआई को, ताकि उनको पता चले ये सब डिस्क्रिपेंसीज हैं पेपर में। देखो पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग विमेन डायरेक्टर नादर और प्रिया। इसके रिगार्डिंग अगर आप इंफॉर्मेशन देखोगे तो क्वेश्चन में दे रखा है, देखो जनरली जो डायरेक्टर होना चाहिए वो आप 20 डायरेक्टर्स अलाउड होते हैं, और पब्लिक कंपनी उसमें से पब्लिक कंपनी में 10 हो सकते हैं, बट ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डायरेक्टरशिप है, अगर आप चाहो तो एसआर पास करके इसको कम भी कर सकते हो। जनरली 20 होती है, बट इसको इन्होंने स्पेसिफिक कह दिया 12 कंपनी से ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर 12 कंपनी से ज़्यादा अप्लाई। अब इन्होंने क्या कहा कि विमेन डायरेक्टर होना चाहिए क्या, तो मिस नादर की जब तक हम बात करते हैं तो 15 कंपनीज में ऑलरेडी है, हमने एसआर पास के 12 प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो ये तो वैसे इनएलिजिबल हो गई। फिर उन्होंने कहा कि क्या एमबीएल पे ये जो टर्नओवर क्राइटेरिया के बेसिस पे विमेन डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी आती है क्या, तो अगर आप देखोगे इनका टर्नओवर, मैं मानती हूँ जो ईयर दे रखा है ये 31 मार्च 24 है, राइट। सो टर्नओवर इनका मतलब टर्नओवर क्राइटेरिया होता है 300 करोड़ और मोर, और पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर। सो यहाँ पे 300 से ज़्यादा है, तो बिल्कुल इनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ जाती है विमेन डायरेक्टर की। सो ये पॉइंट तो सही है, यहाँ पे टर्नओवर क्राइटेरिया का इनके ऊपर विमेन डायरेक्टर आया है। उसके बाद एवरेज शेयर होल्डर्स फंड क्राइटेरिया, ऐसा तो कुछ हम चेक ही नहीं करते, पेड अप शेयर कैपिटल फिर भी चेक करते हैं, बट वो भी एलिजिबल नहीं होती, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। और फिर मिस प्रिया क्या अपॉइंट हो सकती है एज ए डायरेक्टर, तो इन्होंने कहा है नहीं होनी चाहिए, हम देखते हैं हो सकती है या नहीं। तो मिस प्रिया 11 अदर कंपनीज में, तो 12 की लिमिट है, बिल्कुल ही एक और बढ़ा सकते हो, अगर हमारी कंपनी में इंसर्ट हो जाएगी तो 12 हो जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से एलिजिबल है, पर पब्लिक कंपनीज में ऑलरेडी ये 10 पब्लिक कंपनीज में हो चुकी है, और लॉ कहता है 10 पब्लिक कंपनीज से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो अगर हमारी कंपनी में विमेन डायरेक्टर बन जाएगी तो फिर 11 कंपनीज में डायरेक्टर हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे ये पॉइंट के कारण ये मिस प्रिया इनएलिजिबल हो जाती है, ठीक है। सो कैन नॉट बोला है, इन्होंने ये बोला है कि इनएलिजिबल है, हम भी कह रहे हैं इनएलिजिबल है, तो ये पॉइंट यहाँ पे सही है। सो 2nd और 4th पॉइंट यहाँ पे करेक्ट निकल कर आता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्ड्स इनकरेक्टली एक्सप्लेन्स कि जो फ्रॉड था वो डिटेक्ट नहीं हुआ थ्रू कार्ड्स। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बता रखा है कि हमने कार्ड्स यूज किया, पहला बोल रखा है कि फ्रॉड अनडिटेक्टेड रहा, बिकॉज ऑब्वियस बात है कोई भी सिस्टम अगर किसी चीज को आपने इंटेंशनली एक्सक्लूड किया अकाउंटिंग सिस्टम से, तो फिर कोई टेक्निक कोई सॉफ्टवेयर उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
और उसके पीछे फिर आपने फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन भी सपोर्टिंग लगा दी, तो ऑब्वियसली कार्ड इसके कारण तो रिकग्नाइज नहीं कर सकता, इसलिए ये तो सही पॉइंट है कि इसलिए फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कार्ड भाई रिकैलकुलेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर से परफॉर्म नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत बात है, कार्ड को यूज ही इसलिए करते हैं। फिर कार्ड्स इनइफेक्टिव है फॉर बोथ कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव टेस्टिंग, क्योंकि ऑडिट सोलली रिलाइज ऑन ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स, तो ये भी यहाँ पे गलत है। जब हमें बहुत डिटेल में करना हो तब हमें बल्कि ये ज़्यादा असिस्ट करता है कि हमारा काम इजी हो जाए, फास्टर हो जाए। और इन्होंने सीधा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दे दिया कि कार्ड तो हमेशा कल्यूजन को डिटेक्ट ही कर लेगा, ये तो ऑडिटर की नेग्लिजेंस है, ये भी गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट वाला सिर्फ करेक्ट है, सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो सेकंड थर्ड फोर्थ इनकरेक्ट, ऑप्शन डी। फिर मोटर बाइक्स लिमिटेड ने जो पावर हाउस की प्राइसिंग रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या है वो, अगर आप देखोगे पावर हाउस की प्राइसिंग का इन्होंने बताया है कि इन्होंने मार्कअप प्लस 50% मार्कअप लगाया है, 50% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, आप टू व्हीलर मार्केट में रेवोल्यूशन ला रहे हो, पोटेंशियल है कि आप मार्केट लीडर बन सकते हो। अब अगर आप देखोगे ये स्किमिंग तो कहीं से भी हिंट नहीं लग रहा, ये स्किमिंग प्राइसिंग है, ना ही ये पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं लग रहा। ये क्या है, प्रीमियम प्राइसिंग है जहां आप इतना ज्यादा मार्जिन लग के चल रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। फिर पूछा है डेट ऑफ एक्विजिशन एज पर रेलेवेंट इंडियस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ टीपीएस लिमिटेड। तो देखो टीपीएस लिमिटेड से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी चीजें बता रखी है कि इस दिन ये हुआ, इस दिन वो हुआ। देखो शेयर होल्डर एग्रीमेंट यहाँ पे रेलिवेंट नहीं होगा, अपॉइंटेड डेट क्या है वो भी रेलिवेंट नहीं होगा। यहाँ पे जब आपने एक्चुअली कंट्रोल ऑब्टेन किया, कब ऑब्टेन किया, 1 फरवरी को, साथ में इसमें इसी दिन से आपको प्रॉफिट्स में एंटाइटलमेंट मिल गया, तो ये आपका क्या होगा, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल एक्चुअली, और ये आपका डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल हो गया। और बेसिकली तब से आप क्या करना करोगे, अपना कंसोलिडेशन स्टार्ट करोगे। सो डेट ऑफ एक्विजिशन आपका क्या होगा, 1 फरवरी होगा। इसके अलावा इन्होंने पूछा फ्यूचर कंसिडरेशन, कुछ कंटिजेंट कंसिडरेशन है आपका, तो उसको हम एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, है ना। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी कैन बी क्लेम्ड बाय मोटर बाइक्स लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड और अवेल्ड इन बड्डी यूनिट। सो अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, हाँ यहाँ पे बता देते हैं इन्फॉर्मेशन। देखो इन्होंने क्या कहा है कि 200 लाख तो आपने सिविल कंस्ट्रक्शन पे रेज किया है, तो इसका तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी पे 300 लाख यूज किया है, इसका आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद जो सिविल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है उसमें से जो 20 लाख है वो आपने अल्टीमेटली प्लांट एंड मशीनरी का फाउंडेशन बनाने के लिए यूज किया है, तो इसका भी आपको आईटीसी एलिजिबल हो जाएगा। और एक आपने व्हीकल लिया है जो अपनी फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बीच अंदर यूज करने वाले हो, तो इसका आईटीसी भी आपको मिल जाएगा 18 लाख पर। और एक है आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, इसका आईटीसी रहता है ब्लॉक, तो हमें किसका मिल जाएगा 300 + 20 + 80, तो 338 का 18% यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60.84 लाख। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है केस स्टडी 5। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेड बाय सी रवि आर इनकरेक्ट। इसमें से कौन से स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। सी रवि की स्टेटमेंट्स देखते हैं। देखो इन्होंने प्रोजेक्टेड कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी टिप्पणी करी है। पहला बोल रहा है कि यूडिन जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमने ऐसे ही पढ़े हैं, ठीक है, 300 400 आपने पढ़ा ना, वहाँ पे यूडिन आपको जनरेट करना पड़ता है, तो ये तो इनकरेक्ट है। उसके बाद ओपिनियन नहीं देना, आपको किसी भी टाइप का ओपिनियन नहीं देना। देखो एक तो होता है कि आप एक्यूरेसी के ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहे हो, एक है आप नॉर्मल ओपिनियन तो दोगे कि जो भी आपने अजम्पशंस वगैरह लिए वो सही थे, है ना, तो ओपिनियन तो आप दोगे। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। फिर एक्यूरेसी को आप वाउच नहीं करते हो, बिल्कुल सही बात है। और इंटेंडेड यूज आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, ये भी सही बात है।
सो यहाँ पे 3 और 4 करेक्ट है और 1 एंड 2 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में बोला है कि कौन से इनकरेक्ट है, आपको वो बताना है। सो 1 एंड 2 इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा। उसके बाद है इफ द मर्जर बिटवीन टीजेएल एंड बीएमएस लिमिटेड is carried out by means of exchange of shares और exchange ratio आपको करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे डिसाइड हो, तो हमें पोस्ट मर्जर ईपीएस बताना है टीजेएल का। देखो मार्केट प्राइस के बेसिस पे अगर आप करोगे तो 30 लाख पे 50 डिवाइडेड बाई 75 2:3 हो जाएगा। सो आपको 20 लाख शेयर्स और इशू करने हैं, तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे 60 + 20 80 लाख के, और टोटल आपका अर्निंग्स कितना हो जाएगा 36 करोड़ का। तो ये आपका ईपीएस 45 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद विच ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय मनदीप वोरा फॉर्म्स पार्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल। कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको हमें सीधा इसको मॉड्यूल में ढूंढना होता है तो आपको इजीली पता चल जाता है। इसमें 4 हम चीज़ें देखते हैं, एक तो फाइनेंशियल, एक कस्टमर पर्सपेक्टिव, एक इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव और एक लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू दैट इज फाइनेंशियल, दूसरा इज रिलेटेड टू कस्टमर सो कस्टमर पर्सपेक्टिव, तीसरा अगर आप देखोगे इट इज इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। अगर आप इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव की लाइन पढ़ोगे ना, सीधा सीधा इसी टाइप का सेम लाइन दे रखी है वहाँ, सो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव है। और आप फिफ्थ अगर देखोगे तो इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज कैपेबिलिटीज, आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम का कैपेबिलिटीज, इन सबको आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो, विच इज रिलेटेड टू लर्निंग एंड ग्रोथ। सो जो यहाँ पे फोर्थ वाला पॉइंट है ये टोटली इनकरेक्ट है कि आप लीडरशिप और क्विक डिसीजंस के रिगार्डिंग कुछ कर रहे हो। इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ करेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद आईपीओ अंडर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन से रिलेटेड हमें देखो क्या इन्फॉर्मेशन दी। देखो इन्होंने क्या बोला है, हम आईपीओ लाना चाह रहे हैं और लास्ट 3 फुल फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड डिटेल्स रखिए। हमारा नेट टेंजिबल असेट्स ठीक है 3 करोड़ का होना चाहिए, बिल्कुल तीनों सालों का 3 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इसमें ये क्राइटेरिया होता है कि कम से कम मैक्सिमम 50% ही आपका मॉनेटरी एसेट्स होता है, हो सकता है ठीक है, उससे ज़्यादा आपकी मॉनेटरी एसेट्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी है 60%। बट इसका एक एक्सेप्शन कहता है कि अगर आपकी ये 50% से एक्सीड जा भी रहा हो तो या तो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो या आपके पास फर्म कमिटमेंट हो कि आप इस एक्सेस को क्या यूज करने वाले हो, किसी नए प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हो, वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ये जो इनएलिजिबल होने वाला था वो वापस से एलिजिबल हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू आप एलिजिबल हो गए। दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका मिनिमम 15 करोड़ होना चाहिए, बिल्कुल आपका हो रहा है। नेटवर्थ आपकी मिनिमम 1 करोड़ की होनी चाहिए, 1.5 करोड़ से। और अगर आप नाम चेंज करते हो पिछले 1 साल में तो कहते हैं कि एटलीस्ट आपका 50% जो बिजनेस है वो नए नाम के बेसिस पे आपको रेवेन्यू आना चाहिए, 50% रेवेन्यू ठीक है। तो यहाँ पे 52% आ रहा है, बिल्कुल ये भी इस कारण ये एलिजिबल हो गया। तो सारी कंडीशन यहाँ पे मीट हो रही है, तो बिल्कुल आप क्या हो, आप आईपीओ के लिए एलिजिबल हो। Yes, because all the financial thresholds are met and excess monetary assets are committed to business use. ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। उसके बाद है कितना इनकम और कंट्रैक्ट लायबिलिटी, एफआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है कि हमने एक्सपेक्ट किया है 500 मेंबर्स आएंगे और अट्रिशन 40% का होगा, तो हर साल 40% कम होते जाएंगे। फर्स्ट ईयर एक्सपेक्टेशन है 12,000, दूसरे साल आपको ऑप्शन मिलेगा 10,000 का, अगर आप कंटिन्यू करते हो, तीसरे साल कंटिन्यू करते हो तो 8,000 में आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में 500 लोग होंगे, -40% होगा तो 200 लोग गए, 300 बच गए। उसके बाद 300 में से भी फर्दर एट्रिशन होगा तो 40% लेस हो गए, तो 180 बचेंगे, 120 चले गए। सो ये तीनों ईयर्स का इस तरीके से सेटअप बन जाएगा। अब इनका क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू निकाल दो, विच वुड बी 104,40,000, मतलब 1,04,40,000। और डिवाइड किससे करोगे, 980 मतलब 500 + 300 + 180 से, जो आपके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स है। तो ये हमारा आ जाएगा पर कस्टमर हमें कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। अब हमें फर्स्ट ईयर में कितना रिकॉर्ड करना है, 500 के रिगार्डिंग तो करोगे, तो 500 के रिगार्डिंग आप 10653.06 से रिकॉर्ड करोगे तो आपको फर्स्ट ईयर में 53,26,530 का रेवेन्यू
रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो बाकी अमाउंट बचा 60 लाख, क्योंकि आपको टोटल रिसीव हो गए होंगे, रिसीव तो आपको 12,000 इंटू 500 के हिसाब से हो गए होंगे ना, तो जो बाकी अमाउंट बचा 6 लाख और 673 आई थिंक 673 470 का जो अमाउंट बचा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन जाएगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाता है आपका करेक्ट। सो ये हो गए सारे आपके एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट। जो भी मैंने आपको डाइसी पॉइंट्स बताए उनको आप जरूर आईसीआई को एक बार मेल कर देना, सो दैट आपके मार्क्स सिक्योर रहे। सो बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे कृष्ण।